बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं बाबर अवान। आप देख रहे हैं बाबर अवान ऑफिशियल फॉर यू। स्टेट्स 301 लेक्चर नंबर 23। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। उसके बाद मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस हैं, मीन, वेरिएंस और मोमेंट्स हैं, और प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने पिछले जो लेक्चर है उसके अंदर भी डिस्कस किया था, और जब हम उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद डिस्कस करते हैं। एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात। ये दो चीज़ें समझने वाली हैं। रैंडम वेरिएबल वो होता है जिसमें जो आपका डेटा पिक होता है। वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा एक्स वाई जी से या ए बी सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास हम इससे पहले भी फेमिलियर हैं कि इसके अंदर जो डेटा सेट होता है, जो भी डेटा होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल को, कांस्टेंट जो होता है उसको चेंज नहीं कर सकते। रैंडम कब होता है? रैंडम तब होता है कि जब हमें एक पिक किया, दूसरा कौन सा पिक कर रहे हैं वो हमें कंफर्म नहीं। यानी 1 2 3 4 5 6 ये एक सीरीज़ है, ये तो हमें पता है। लेकिन रैंडम का क्या हुआ कि अगर हम 1 पिक करते हैं और फिर हम 4 पिक कर रहे हैं और फिर हम 9 पिक कर रहे हैं, तो ये जो है ना, इसमें गैप है। गैप होने से वो डिस्क्रीट हो गया, क्योंकि डिस्क्रीट की डेफिनेशन में ये चीज़ है कि आपका जो डेटा है उसके अंदर अगर गैप आता है तो वो डिस्क्रीट है। और रैंडम भी हो गया उसके साथ, क्योंकि जब डिस्क्रीट है तो फिर रैंडम भी है, रैंडमली पिक हुआ है वो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर गैप, वाज़ेह गैप है। तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोटेड बाय एफ एक्स, इसको एफ एक्स से डिनोट करते हैं। इसको हम डी एफ से भी डिनोट करते हैं। इसको हम सी डी एफ से भी डिनोट करते हैं। ये लेकिन अमूमन हम इसको कैपिटल एफ और ब्रैकेट के अंदर जो हमारी वैल्यू एक्स होती है, और एक्स कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी डेटा हो सकता है, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स कैपिटल एक्स लेस देन एक्स मीन्स कि वो वैल्यू जो हम पुट करने जा रहे हैं, जो रेंज देने जा रहे हैं, गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट एक्स टेक अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू स्पेसिफाइड वैल्यू एक्स। जो एक्स की वैल्यू हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, जो हम वैल्यू दे रहे हैं, जो रेंज हम देंगे, वो यहाँ पे आ गई। The distribution function is abbreviated to DF, called cumulative frequency distribution function CDF। ये मैंने पहले भी कहा कि इसको कहते हैं। अब हम मिसाल ले लेते हैं कि 3 बैलेंस कॉइन जो हैं टॉस हुए हैं, और अब हम यहाँ पे देखते हैं x बी द रैंडम वेरिएबल डिनोट द नंबर ऑफ हेड। x जो है वो ये डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ हेड कितने हैं। तो नंबर ऑफ हेड कितने हो सकते हैं? या तो कोई भी हेड ना आए। 3 दफ़ा आपने उसको जब कॉइन को टॉस किया तो तीनों टेल आ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। एक हेड आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, और 2 हेड पे प्रोबेबिलिटी 2 हो गई, और 3 हेड पे प्रोबेबिलिटी 3 हो गई। जब प्रोबेबिलिटी 0 थी, यानी कोई हेड नहीं था, तो तीनों टेल आए हैं। ये देखें सैम्पल स्पेस के पी
इसके अंदर तीनों टेल लिखे हुए हैं, ये 1/8 है। यानी कि 8 क्यों आया कि 2 पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 पावर 3 3 दफ़ा टास हुआ है। और प्रोबेबिलिटी इसकी जो होती है वो एक हेड और एक टेल 2 होती है, तो लिहाजा 2 कोई पावर 3 लेते हैं तो 8 आता है। तो यहाँ पे जब हम ले रहे हैं कि कोई हेड नहीं है तो इसका मतलब है तीनों टेल हैं, और तीनों टेल सैंपल जो ऊपर हमने ड्रा किया है उसमें देखें तीनों टेल सिर्फ एक ही दफ़ा आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। 1 हेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई कि जहाँ पे एक हेड है, तो ये देखें ऊपर हमारे पास जो हेड आ रहे हैं, आप ये देखें जी, एक हेड ये है, दो तीन हेड हैं, तो 3/8 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड की भी है आपके पास, 3/8 आ गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड ये 1 है, क्योंकि एक ही ऐसा सैंपल होगा जिसमें 3 होंगे, 3 हेड होंगे, तो ये 1/8 है। हमने इसको टेबुलेशन फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, थोड़ा सा आपको हेड और टेल बताते हैं कि हेड और टेल बनेगा कैसे। ये हेड और ये टेल, तो पहली दफ़ा ड्रा हुआ तो ये हेड, ये टेल, इसके साथ ऊपर हेड, ये टेल, इसके साथ हेड, ये पहली दफ़ा हुआ तो हेड और टेल आए, दूसरी दफ़ा हेड के साथ हेड और टेल आया, और टेल के साथ भी हेड और टेल आया। तीसरी दफ़ा करेंगे तो इसके साथ भी हेड टेल लिखेंगे और दूसरे के साथ भी हेड टेल लिखेंगे, इसके साथ भी इसी तरीके से हेड टेल, इसके साथ भी इसी तरीके से हेड टेल, इसके साथ भी इसी तरीके से हेड टेल, हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। ये अलग से बनाना भी बताएंगे। आप इसको टेबल के फॉर्म में लेके, जब प्रोबेबिलिटी x 0 थी, यानी कोई हेड नहीं आ रहा था, x का मतलब है यहाँ पे हेड, तो कोई हेड नहीं आ रहा था, तो 1/8 यानी तीनों हेड आए थे। एक ही ऐसा ही सेट था, एक ही ऐसा उसमें जो था सैंपल स्पेस में कि जहाँ पे तीनों हेड थे, और एक ही है जिसमें पे तीनों टेल थे, बाकी 3 हैं, तो टोटल हो गया हमारे पास 8। और 8/8 हमारे पास टोटल 1 आ गया। 8/8 मीन्स टोटल 1, ये 1 8/8 से आया। अब इसको हमने ग्राफिकल फॉर्म में लेके गए तो एक्स एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के ये दो चीज़ें देखनी होती हैं आपने। डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल की बात होगी, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा यहाँ पे, और डिपेंड जो कर रहा है वो, ये मैंने क्रॉस लगा दिया, ये डिपेंड नहीं कर रहा, ये मैंने चेक लगा दिया, ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस पे एक्स को लेना था जो डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है, और उसकी रेंज हमारे पास 0 से 3 तक, या कोई हेड नहीं आएगा, या एक हेड आएगा, या 2 हेड आएंगे, या 3 हेड आएंगे। और उसी के मुकाबले हमने टेबल से वैल्यू उठा के रख दी। 0 पे 1/8, 2/8, 3/8, 4/8। ठीक है, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, ये हमने वो वैल्यू जो टेबल के आगे फ्रीक्वेंसी वाली लिखी हुई है वो नहीं उठाई है। ये टेबल की वैल्यू हमने जो वो उठाई है जो यहाँ पे 1 0 1 2 3 थी, एक्स की तो हमने उठाई, उसके मुकाबले हमने वो वैल्यू नहीं पुट की है। ये इसलिए कि हमने ग्राफ बनाना है। आप ग्राफ बनाना है तो ग्राफ में हमने जाना है 1 2 3 हमने कंसीडर करना है, 1 2 3 4 5 6 7 इससे ऊपर जा सकते हैं। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 3/8 की है, इससे ऊपर की नहीं है। तो हम
अमूमन जब ग्राफ बनाते हैं तो फिर ऐसा करते हैं, जब हमारे पास फ़र्क करते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है 8, तो हम कोशिश करते हैं कि उससे ऊपर 9 या 10 तक जाएं, ताकि हमारा ग्राफ बहुत वाज़े तौर पे बन जाए। और 0 से स्टार्ट करते हैं और ऊपर हम जाते हैं उससे 1-2 दर्जे ऊपर। यहाँ पे हमारी आखिरी फ्रीक्वेंसी जो आ रही थी, जो वो 3/8 आ रही थी, हम 4/8 तक गए, ताकि ग्राफ वाज़े तौर पे नज़र आए। टॉप बिल्कुल जो टॉप उसका। अच्छा जी, ये हमने इसको शो कर दिया। हमारे पास जब 1/8 आया तो 2 दफ़ा आया था, एक 0 पे 1/8 आया है, एक 3 पे 1/8 है। जब 3 हेड और 3 टेल जो है 1/8 पे आए थे, तो ये हमारे देखें, ये 2 जो मिले हुए हैं ये 1/8 पे। उसके बाद 2/8 पे हमारे पास कोई नहीं आया है, 3/8 पे हमारे पास 2 आए हैं ऊपर जो, ये देखें। तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हम इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने कहा कि पहली दफ़ा वही फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी जो फ्रीक्वेंसी पीछे दी हुई है एफ़ की, जो फ्रीक्वेंसी है दी हुई वही लिखेंगे। कम्युलेटिव से मुराद ये है कि प्रीवियस जो वैल्यू आई है फ्रीक्वेंसी की, उसमें नई वाली वैल्यू को ऐड करके लिख दें। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब जो आई है वो FXI आई हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि ये आई की वैल्यू वेरी करेगी, 0 भी करेगी, 1 भी करेगी, 2 भी करेगी, 3 भी करेगी, टेबल में दी हुई है, वेरी करेगी। तो जब पहली दफ़ा है हमने यहाँ पे जो है 1/8 है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे भी 1/8 लिखी। दूसरी दफ़ा 1/8 के अंदर ये वाली ऐड कर दी तो हमारे पास 4/8 आ गई। तीसरी दफ़ा 4/8 में ये वाली ऐड कर दी तो 7/8 आ गई। और चौथी मरतबा 7/8 पे हमने ये वाली कर दी ऐड, तो ये हमारे पास आ गए 1। और आने भी 1 चाहिए, क्यों? 0 से 1 ये रेंज स्पेसिफिक है, 0 से 1, तो यहाँ इसी रेंज में ये फॉल करनी चाहिए वैल्यू। अच्छा जी, अब हमारे पास 0 जब है तो वहाँ पे 0 पे फॉर x लेस देन 0 तो यहाँ पे है ही नहीं है, क्योंकि कॉइन में या हेड या 0 आएगा या 1 आएगा, लेस देन 0 नहीं है, लिहाजा यहाँ पे 0 वैल्यू रखेगी। और 0 से 1 के दरमियान 0 लेस देन x लेस देन 1 1/8, 0 लेस देन x लेस देन 2 पे हमारे पास जो वैल्यू आई वो 4/8, ये ऊपर दिखाएंगे आपको, ये देखें 0 पे ये देखें ये 1/8, 1 पे ये 1, 4 ये आ गई है जी 4/8, 2 पे 2 से 2 लेस देन x लेस देन 3, 2 से 3 7/8, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के ऊपर हमारे पास इक्वल टू 3 के ऊपर 1 ही आया है, ये 1। ये हो गई है हमारे पास। अच्छा जी, इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है? लेस देन 0 पे, क्योंकि हमारे पास कॉइन्स में ऐसा ऑप्शन नहीं है, आखिरी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन लेस देन 0 नहीं हो सकता। ये इंटरप्रिटेशन है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे जो बना रहे हैं, ये हमने 0 0.2 0.4 0.6 रख के वैल्यू बनाई, वही कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। ऊपर बता दिया गया है कि ये किस तरीके से आएगी। प्रीवियस वैल्यू के अंदर नई वैल्यू को ऐड करते हैं, या नई वैल्यू के अंदर प्रीवियस वैल्यू को ऐड करते हैं, बात एक ही है।
पी एक्स लेस देन एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू 0 पे 1/8 ऊपर हमने निकाला हुआ है। पी जब 2 हो लेस देन फॉर एक्स 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, इसका मतलब है 1 से 2, 1 से 2 के दरमियान हमने जब जाना है तो हमने उसके दरमियान रहना है। 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 दिया हुआ है, लिहाजा आना चाहिए यहाँ पे 0। ये गलती है थोड़ी सी यहाँ पे, अगर आप 0 ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1, तो ये 0 से 2 के दरमियान है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो आपकी 4/8 है। तो ये देखें 0 से 2 के दरमियान, ये ऊपर वाले टेबल में दी हुई है। 2 से 3 के दरमियान जब हम रख रहे हैं इसको, तो 0 1 2 3 से लेस देन है। यहाँ भी ऊपर उन्होंने लिखने में गलती की हुई, और ग्रेटर देन में क्या है कि 0 से ग्रेटर देन x जो है वो x होगा ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 में हमारे पास कितनी है? ग्रेटर देन 3 में हमारे पास जो x हमारे पास हेड है, तो 3 से ज़्यादा हमारे पास हेड नहीं है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी का साइन भी लगाना था, जो नहीं लगाया गया है, इसलिए ये गलत किया गया है। ग्रेटर देन इक्वल लगाना था, क्योंकि इक्वल तो है लेकिन ग्रेटर देन नहीं है। 3 से ऊपर वो टॉस ही नहीं हुए तो हेड कहाँ से आएंगे? ये भी एक मिस्टेक है कि भाई 3 से ऊपर तो टॉस ही नहीं हुआ, तो फिर ग्रेटर देन 3 यहाँ आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकता है कि 3 हेड तो हैं, तो ये मिस्टेक भी है। ये हो गया जी। अब इसको हमने ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, ऊपर जैसे पहले हमने रिप्रेजेंट किया हुआ, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। इसको हम रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं कि हम रियल लाइफ में इसको किस तरीके से देख रहे हैं। ये है इस तरीके का है, ये जो सामने आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद आपके पास दूसरी मिसाल है जिसके अंदर टाइप ऑफ क्लॉक रेडियो है और नंबर ऑफ क्लॉक रेडियोज हैं। तो गुड, डिफेक्टिव, टोटल ये आपको दिए हुए हैं। ये पिछली वीडियो में बताया था। 3 रेडियो आपने 15 में से सिलेक्ट करने हैं, तो वो आपको 3 रेडियो सेलेक्ट होंगे। तो तीनों में से कोई पता नहीं है ना, तीनों के तीनों गुड भी हो सकते हैं, या तीनों के तीनों जो हैं वो डिफेक्टिव भी हो सकते हैं, या 2 गुड हो सकते हैं, 1 डिफेक्टिव हो सकता है, या 1 गुड हो सकता है, 2 डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से तो 3 गुड रेडियो, नो डिफेक्टिव रेडियो। टोटल हमारे पास 3 का जो बना है 3 प्रोबेबिलिटी 15 से, और गुड का हिसाब रखेंगे तो 3 10 के साथ। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। और 0 5 में से कुछ नहीं है, डिफेक्टिव में से कुछ नहीं है, 0 गुड में से है, तो 3।
टोटल से उसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास 0.26 आ गया। तो ये आंसर ठीक है। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमने चार्ट बनाया 0.26, ये वैल्यू जब हमने रखी x की 0 1 2 3, उस हिसाब से ये आंसर आए, हमने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अंदर भी कुछ ऐसा नहीं है, ये जो ग्राफ है ये 0.26 है, इसमें आने वाली जो वैल्यू नीचे 0.49 ऐड कर देंगे तो 0.75 ये आगे आ रहा है। नेक्स्ट को ऐड करते जाएंगे तो ये भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 आ रही है। ठीक है जी, ये समीशन i = 1 to n xi f xi, इसको हम मीन कहते हैं। यही है समीशन x f x है, जिसको हम समीशन x f x लिखते थे। लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे वैल्यू की जो है वो यहाँ पे शो किया गया है कि i 1 से लेके n तक है, यानी कि 1 से लेके n तक कोई भी नंबर हो सकता है जो i की जगह पे आपने पुट करना है। ठीक है जी, तो इसके बाद इसको जब हम म्यू से कहते हैं, जो आप ex इज़ आल्सो कॉल्ड मीन, ये भी मीन होती है। मैंने कहा आपको मीन को ex से भी करते हैं, मीन को म्यू से भी डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय लेटर म्यू। और ex और म्यू ये सब और x बार ये एक ही जैसी हैं, जिनमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, वही मीन ही है। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क से एक सैम्पल मीन है, एक पॉपुलेशन मीन है। एक सैम्पल मीन है और एक पॉपुलेशन मीन है। सैम्पल मीन x बार और पॉपुलेशन मीन म्यू। सैम्पल की जो मीन है वो अलग है और पॉपुलेशन की मीन, ये बाकी फार्मूलेशन की इतना कोई इशू नहीं है। तो हम समीशन x ओवर n भी लिखते हैं। जार एक इन केस ऑफ वैल्यू आर लाइकली, तो समीशन x ओवर n लिखते हैं हम। अमूमन हम इसको लिखते हैं समीशन x ओवर n। जब फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती तो हम समीशन x ओवर n लिखते हैं। जब फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है तो समीशन f x ओवर समीशन f लिखते हैं। तो ये है यहाँ पे वही मीन दी हुई है। अच्छा जी, ये आपको डेटा दिया हुआ है, एक्सपेक्टेशन इसकी प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है। तो वही आपने इवेंट दिए हुए हैं, उनकी अमाउंट आपने दी हुई है, आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। पहले एक्स पी एक्स मालूम करना है। एक्स पी एक्स जब मालूम हो जाएगा, एक्स को पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनका टोटल लेंगे, तो ये आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन और उसका ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद एक्सपेक्टेशन की बात की है, वो मीन और मीन ही है, लेकिन पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन का यहाँ पे जिक्र है जिसमें कन्फ्यूजन हो रही है, तो हमने उसको अलग कर दिया। मैंने कहा है कि जो एक्स बार होती है, जिसको हम मीन कहते हैं अमूमन, और उसको एवरेज भी कहते हैं, तो वो आपके सैंपल एक होता है जो आपको डेटा दिया हुआ होता है, डेटा कलेक्टेड डेटा, वो उसकी है। और म्यू जो है वो पॉपुलेशन की है। ये पहचान आपने रखनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन रैंडम वेरिएबल जो वो भी दिया हुआ है, तो
लेट एच एक्स बी द फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अब एफ़ की जगह एच लिख दिया है तो कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है, वही चीज़ है, थोड़ा सा घुमाव फिरा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे फार्मूला है समीशन आई एच एक्स आई एफ एक्स आई। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू का ई एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। ई यहाँ पे एक तरीके से आप ये समझ लें कि ये वो सिग्मा ही है, सिग्मा ही है आपके लिए। और इसी तरीके से वेरिएंस के लिए भी अगर इसी को आप लेके चलते हैं तो वेरिएंस के लिए भी ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, वो जो है समीशन एक्स, यानी वो ई को समीशन में कन्वर्ट कर दें तो आपको वही फार्मूला बनता है। अब वेरिएंस जो है सेम वही चीज़ है, इसी का रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। जब वेरिएंस का रूट लेंगे स्क्वायर रूट तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। ठीक है जी। अब स्क्यूनेस है बीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 3 स्क्वायर। म्यू 3 जो है वो आपके जो है मीन जो है वो डेविएट हो रही है, लेकिन कितनी मरतबा हुई है? 3 मरतबा। ठीक है, ये पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं, शुरू के 9-10 इस तरीके के 8-9-10 लेक्चर हैं, उसके अंदर डेविएट हुई है। कर्टोसिस जो है बीटा 2 और म्यू 4 है, जिसको डिवाइड करते हैं म्यू 2 स्क्वायर के साथ। तो ये मूवमेंट रेशियो स्क्यूनेस और कर्टोसिस की, ये आपने सिर्फ इसको याद रखें फार्मूले को। वैल्यू आपको दी हुई होगी, आपने पुट करनी है एग्ज़ाम के अंदर। आपने अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको तो ये फार्मूला याद हो, वैल्यू दी हुई होगी, आप निकाल लेना। वरना आपको एमसीक्यूज़ में इसमें से पूछ सकता है कि इसका सही स्क्यूनेस का या कर्टोसिस का कौन सा फार्मूला है, ये आपसे पूछ सकता है, या आपको लिखने का भी कह सकता है। ये 3 एमसीक्यूज़ में, या आपको वैल्यू दी हुई है तो फार्मूला पुट करके उसमें आंसर निकालें, या फिर आप फार्मूला लिखें, ये ऑप्शन होते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जब हम कांस्टेंट हमारे पास आता है और उसका जब हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो वो उसका आंसर कांस्टेंट ही आता है, वही जो कांस्टेंट था वही आता है। हमने कहा ना कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो बेशक उसके ऊपर एक्सपेक्ट लगाएं ना, समीशन लगाएं, जो मर्जी लगाएं, वैल्यू उसकी वही रहेगी। एक्सपेक्ट वैल्यू कांस्टेंट इज सेल्फ, याद रखना, एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है। कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कांस्टेंट ही है, वही जो पहले थी वही। दिस पॉइंट कैन बी अंडरस्टूड इजीली बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। चलिए आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी जो इसकी 2 खसूसियात, दूसरी क्या है कि इफ़ एक्स इज़ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जहाँ पे गैप आ रहा है, ये सारा डिस्क्रीट के ऊपर बेस कर रहे हैं। एंड ए एंड बी आर कांस्टेंट। अब एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ए और बी कांस्टेंट हैं। अब उसका एक्सपेक्टेशन हमने लगाया, एक्सपेक्टेशन ई ब्रैकेट के अंदर ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे जब एक्सपेक्टेशन अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो कांस्टेंट पहले आ गया बाहर। कांस्टेंट के साथ हमने कहा ना, कांस्टेंट के साथ जब एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो सी के साथ ई सी किया तो सी ही आंसर आया, तो ई ए करेंगे तो ए ही आंसर आएगा। फिर एक्स के साथ ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब ए के साथ ई मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर ए ही आया, क्योंकि कांस्टेंट है।
और x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ई एक्स आ गया, और प्लस b के साथ जब ये हुआ तो वो b भी कांस्टेंट था, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो b ही आंसर आया। होप कि आपको क्लियर हो गया है। अच्छा जी, ये टॉसेस की बात हुई है कॉइन की, ऊपर हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, ये वही है, वो 0 1 2 3 और वही आगे उसका पी एक्स है। करना क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स इसमें इजाफी आ गया। वो क्यों आया, इसलिए आया कि इनका टोटल लेके मीन मालूम करना है। क्यों आया, इसलिए आया कि इनका टोटल करके एक्सपेक्टेड जो है मीन जो है हमने निकालना है। तो मीन हमारे पास क्या आ गया जी, ई एक्स हमारे पास 1.5, ये इनको टोटल करके आ रहा है। ठीक है जी। अब आपके पास देखें, आपको ये नीचे देखें e2x+3, ये आपको एक इस तरीके से आपको दे देते हैं क्वेश्चन e2x+3 और आपको साथ में x की वैल्यू दे देते हैं, x की वैल्यू आपको दे देते हैं। मैं यहीं से सवाल बना देता हूँ कि आपको एक एक्सप्रेशन जो यहाँ पे दी हुई है, ये वाली e2x+3 और ex इज इक्वल टू 1.5। अब आप इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे जब तो ये x e2 बाहर आ जाएगा, ex हो जाएगा, 3 भी उसी तरीके से कांस्टेंट रहेगा, 1.5 जो है वो वैल्यू जो आएगी वो उसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, +3 हो जाएगी, तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चेबीशेव इनइक्वालिटी को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।